हेलो दोस्तों, आई एम भरत रोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद भरत। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक का चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। तो स्टार्ट करते हैं। एक टाइम था जब हिस्टोरियन सिर्फ डेट्स के बारे में ही सोचते रहते थे, जैसे कम कौन राजा बना। आप लोगों ने लोगों को कहते हुए सुना होगा, हिस्ट्री इज वेरी बोरिंग, बस डेट्स याद करते चलो। हिस्ट्री सर्टेनली टाइम्स के साथ होने वाले चेंजेस के बारे में है। हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद डेट्स, मतलब डेट से ही हिस्ट्री बनी है। हम पहले के ज़माने और अब के ज़माने का कंपैरिजन सिर्फ हिस्ट्री के कारण ही कर सकते हैं। कुछ हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, जैसे सुबह अखबार पढ़ते हुए आपके दिमाग में ये आया कि जब अखबार नहीं होते थे तो लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती होगी, हमें क्यूरियस बना देती हैं। ये सब क्वेश्चंस हमें हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए मोटिवेट करते हैं। लेकिन लेकिन टाइम हमेशा ईयर और मंथ में कैलकुलेट नहीं होता। ये गलत होगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक फिक्स डेट ले लें। अचानक से अखबार का यूज़ नहीं होने लगा होगा, इसे बहुत टाइम लगा होगा। सेम लाइक नॉट ऑन अ सिंगल डे ब्रिटिश रूल वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया। वो चीज़ें एक लंबे टाइम में घटती हैं। तो फिर हम हिस्ट्री को डेट्स के साथ क्यों एसोसिएट करते हैं? क्योंकि पहले के ज़माने में वॉर्स और बड़े बड़े इवेंट्स को ही हिस्ट्री माना जाता था। जैसा कि आपने 6-7 की बुक्स में देखा कि अब हिस्टोरियंस बाकी के इश्यूज़ के बारे में भी लिखने लगे हैं, जैसे कि गरीब क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे। फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच डेट्स। हम कौन से क्राइटेरिया से इम्पोर्टेंट डेट्स को चुनते हैं? हम जोन सी डेट चुनते हैं जिनके आसपास हमारी स्टोरी होती है। वो वैसे इम्पोर्टेंट नहीं होती, वो इम्पोर्टेंट बन जाती हैं क्योंकि हम उस टाइम के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को इम्पोर्टेंट मानते हैं। ये फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ याद कर लो। थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्रीज लिखी उनमें गवर्नर जनरल्स की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट विद फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स एंड विद लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। अलग अलग चैप्टर्स में हमें बाकी के गवर्नर जनरल के बारे में मिलता है। इनकी हिस्ट्री में गवर्नर जनरल और वाइसरॉय का कभी ना ख़त्म होने वाला सक्सेशन छाया रहता है। इनकी हिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स में, लगभग सारी बुक्स में, इन्हीं इनकी अचीवमेंट्स, इनकी एक्टिविटीज़ और इनकी पॉलिसीज़ के आसपास ही है। ऐसा मानो कि इनके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। इनकी लाइफ के कारण ही ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री में अलग अलग चैप्टर बन जाते हैं। क्या हम इस हिस्ट्री को कुछ अलग ढंग से नहीं लिख सकते थे? हम इंडियन लोगों की एक्टिविटीज के बारे में भी ध्यान दे सकते थे। जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तब हम उसे चैप्टर्स और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हर चैप्टर और पार्ट में एडजस्टमेंट बैठ सके। इससे स्टोरी को ईजिली समझा जा सकता है। बट इनमें उन्हीं इवेंट्स को पर जोर दिया जाता है जो कि स्टोरी को प्रेजेंट करने में हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल, जो गवर्नर जनरल की हिस्ट्री है उनमें इंडियन एक्टिविटीज़ का कोई रोल नहीं है। सो व्हाट टू डू नाउ? इसके लिए एक अलग फॉर्मेट हमारी हिस्ट्री के लिए बनाना पड़ेगा, जिनमें प्रीवियस डेट्स जो अब तक इम्पोर्टेंट थी वो अब तक इम्पोर्टेंट नहीं, अब इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगी। फॉर अस न्यू डेट्स विल बी इम्पोर्टेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी पीरियोडाइज। 1817 में स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर जेम्स मिल ने 3 मैसिव वॉल्यूम्स में एक किताब लिखी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने इस किताब में इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। ये 3 पीरियड्स पर हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, इन 3 पीरियड्स को ज़्यादातर लोगों ने मान लिया। क्या आप इस इंडियन हिस्ट्री के इस पीरियडाइजेशन से सहमत है? क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है? हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करने की कोशिश क्यों करते हैं? इट हैव अ कॉज। हम एक पीरियड की करेक्टरिस्टिक्स, उसके सेंट्रल फीचर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे वर्ड इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि हम इनकी हेल्प से ही टाइम को डिवाइड करते हैं। ये वर्ड्स हमारे पास्ट के थॉट्स के बारे में बताते हैं। ये हमें बताते हैं कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में आए चेंजेस की क्या इंपॉर्टेंस है। मिल को लगता था कि सारे एशियन सोसाइटीज
सिविलाइजेशन के लोअर लेवल पे हैं। हिस्ट्री की इनकी ये इंटेलिजेंस थी कि इंडिया में ब्रिटिश के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम डिक्टेटर्स का ही रूल था। यहाँ चारों ओर रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी। मिल मिल फेल्ट दैट ब्रिटिश रूल ही इंडिया को सिविलाइज कर सकता था। इस काम के लिए एसेंशियल था कि इंडिया में यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स और इंस्टीट्यूशन और लॉज को लागू किया जाए। मिल ने यह तक भी सजेस्ट किया कि ब्रिटिश को सारी इंडियन टेरिटरीज को कंक्यूर करना चाहिए था, यानी कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि इंडियन पब्लिक को ज्ञानी और सुखी जीवन मिल सके। उनका मानना था कि ब्रिटिश की हेल्प के बिना इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर सकता। हिस्ट्री के इस आइडिया में ब्रिटिश रूल प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन का प्रतीक था। ब्रिटिश रूल से पहले सारा डार्कनेस का दौर था। क्या इस तरह का कॉन्सेप्शन स्वीकार किया जा सकता है? क्या हिस्ट्री किसी पीरियड को हिंदू या मुस्लिम पीरियड कहा जा सकता है? क्या इन सारे पीरियड्स में कई तरह के रिलीजन एक साथ नहीं चलते? किसी एरा में केवल उस टाइम के किंग के रिलीजन के हिसाब से तय किया करने की क्या ज़रूरत है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि दूसरे लोगों के जीवन तथा उनके रिलीजन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हमें यह याद रखना चाहिए कि इंडिया में सभी किंग्स का एक धर्म नहीं, एक रिलीजन नहीं था। ब्रिटिश के दिए गए इस क्लासिफिकेशन को छोड़कर हिस्टोरियंस इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न पीरियड। इस डिवीजन की भी कई प्रॉब्लम्स है और यह मेथड भी वेस्ट से ही लिया गया है, जहां मॉडर्न पीरियड को सभी तरह की मॉडर्निटी से जोड़ दिया गया, चाहे वो साइंस हो, रीजन हो, डेमोक्रेसी हो, लिबर्टी हो या इक्वालिटी, कोई भी हो। मिडीवल टर्म का यूज एक ऐसी सोसाइटी को डिस्क्राइब करने के लिए किया गया जहां मॉडर्न सोसाइटी के फीचर प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ मॉडर्न पीरियड के इस कैरेक्टरिस्टिक को अनक्रिटिकली एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप इस बुक में में भी देखोगे कि अंग्रेजों के रूल्स में इंडिया के पास इक्वल फ्रीडम नहीं थी, ना ही पीरियड में इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोसेस थी। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने तभी इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहा। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कॉलोनियल। इस बुक में आप पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिश ने इंडिया को जीता और किस तरह के चेंजेस लाए। ब्रिटिश के कारण यहाँ वैल्यू और टेस्ट, कस्टम और प्रैक्टिसेस में क्या चेंज आए। जब एक कंट्री पर दूसरी कंट्री के दबाव से इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस आ जाते हैं, इसे ही कॉलोनाइजेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और हम इस वीडियो का बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।